कभी कभी रात की खामोशी में कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कभी किसी पुराने घर से आती है एक अनजानी सिसकी, और कभी हवा में तैरती है किसी अधूरी दुआ की गंध। लोग कहते रहे ये सब वहम है, पर जो देख लेता है, जो सुन लेता है, वो जानता है हर रूह की अपनी एक कहानी होती है। ये वही कहानियां हैं जहां डर, दर्द और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं, जहां अंधेरा भी बोलता है और खामोशी भी चिल्लाती है। तो अब अपने कमरे की बत्तियां बुझा दो, कानों में हेडफोन लगाओ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक रूहानी किस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई एक डरावनी घटना जो आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ उस वक्त हुई थी, जो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल होने वाला था। पर वो हसीन पल कब मातम में बदल गया, मुझे समझ ही नहीं आया। दरअसल आज से लगभग 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी और मेरे हस्बैंड वीर की लव मैरिज थी। हम एक ही कंपनी में साथ काम करते थे और वहीं पर 6 महीने की मुलाकात के बाद हमने शादी कर ली थी। जब मैं अपने ससुराल में आई तो बड़े धूमधाम से मेरा स्वागत किया गया। धीरे धीरे 15 दिन गुजर गए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उस वक्त सपनों से भी ज्यादा सुंदर मेरी जिंदगी थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमारी शादी के लगभग 14 दिन बाद एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में चलकर कोई आया है। अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैंने नींद में ही आंखें खोलकर देखा तो मेरे आंखों के सामने मेरे पैरों की तरफ एक अजीब सा डरावना आदमी जो पूरी तरह जला हुआ था, आंखों की पुतली लाल रंग की थी, वो खड़ा हुआ था जो गुस्से में मुझे घूरते जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और हड़बड़ाते हुए ठीक से आंखें खोली तो अब ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब दरवाजे की तरफ देखा तो वो भी बंद था, जबकि मैंने तो दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। शायद ऐसे ही नींद में कोई भ्रम हुआ होगा या डरावना सपना देखा होगा। ये सोचकर ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गई। अभी सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी फिर से मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मेरे बेड के आसपास में घूम रहा है। कभी लगता कि बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं तो कभी लगता कि कोई औरत चल रही है, क्योंकि उसकी पायल के बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। ये देखकर ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शायद ऐसे ही नींद में भ्रम हुआ है। ये सोचकर फिर से मैंने सोने की कोशिश की। कुछ देर में नींद आ गई और एक अजीब सा बड़ा डरावना सपना मैंने देखा, जिसे देखकर मेरी नींद खुल गई थी। कितना डरावना सपना था। ये सोचकर मैंने पानी पिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी देखा कि सुबह के 4 बजने वाले हैं तो मैं ऐसे ही लेट गई और थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही उजाला हो गया तो सुबह मेरी नींद खुली और मेरा सिर थोड़ा भारी सा था। शायद रात को नींद ठीक तरीके से नहीं आई थी, जिस वजह से सिर दर्द कर रहा था। ये सोचकर जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो सामने दीवार पर खून से किसी ने लिखा हुआ था, चली जाओ हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर, वरना जिंदा नहीं बच पाओगी। ये देखकर मैं घबरा गई। हड़बड़ाते हुए मैंने ठीक तरीके से आंखें खोलकर देखा, क्योंकि अभी तक तो अपने सिर दर्द की वजह से मैं थोड़ी नींद में ही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ऐसे ही कोई भ्रम हुआ होगा। वैसे भी आज रात को मैंने बहुत ज्यादा डरावना सपना देखा था, जिसमें एक औरत देखी थी जो काली साड़ी पहने हुए थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था, मुंह से भी खून बह रहा था और वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। शायद ये सब कुछ उन्हीं का असर था। ये सोचकर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने के बाद बाथरूम से बाहर आ गई थी। तभी वीर जब नींद से उठा तो बहुत ज्यादा बेचैन सा था। उसे इस तरह परेशान देखकर मैं बोली, क्या हुआ? तो वो मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोला, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर पहले तो मुझे लगा कि वीर मुझसे ऐसे ही मजाक कर रहा है, इसलिए मैं मुस्कुराते हुए बोली, क्यों जनाब, मुझसे 15 दिन में ही परेशान हो गए क्या? जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके आई हूं, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा थोड़ी ना छोड़ूंगी। ये सुनकर वीर कुछ नहीं बोला, लेकिन गुस्से में वहां से चला गया। ये देखकर थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा था, लेकिन सोचा शायद ऐसे ही मुझे परेशान करने के लिए बोला होगा। अब मैं कमरे से बाहर आई
तो मैंने देखा कि वीर मुझे छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया था, जबकि हम दोनों साथ में गाड़ी में जाते थे। अब यह सोचकर मेरे समझ में नहीं आया कि वीर ने आखिर ऐसा क्यों किया। शायद उसे कुछ काम होगा, मुझे ना बताया हो। यह सोचकर अपने आप को तसल्ली देते हुए फिर मैं भी ऑफिस चली गई थी। ऑफिस में भी वीर ने मुझसे ठीक तरीके से बातें नहीं की। वीर का एक दोस्त था अनिकेत। लंच टाइम में जब मैं वीर के पास गई तो वो उठकर वहां से चला गया। तो अनिकेत मेरे पास आकर बोला, तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? यह सुनकर मैं बोली, नहीं तो। अब अनिकेत बोला, पता नहीं, वीर आया है तब से ही बहुत ज्यादा परेशान है और बार बार तुमसे डिवोर्स लेने के लिए बोल रहा है। अब तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई, क्योंकि अब तक तो मुझे वीर की डिवोर्स लेने की बात मजाक लग रही थी, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपने दोस्त से भी ऐसी बातें क्यों की हैं। मैंने वीर से बातें करने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि उसे डिवोर्स चाहिए। अब तो मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब मैं वीर के साथ वापस ऑफिस से आने के लिए गाड़ी की तरफ आई तो मुझे वहीं पर छोड़कर वीर घर चला गया था। वीर का अचानक इस तरह बदल जाना, उसका इस तरह व्यवहार करना मुझे काफी अजीब लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि हमारे बीच तो सब कुछ ठीक था। किसी बात को लेकर जरा सी बहस भी नहीं हुई थी। रात को भी वो अच्छे से सोया था, तो फिर अचानक वो इतना क्यों बदल गया है? ये सोचते हुए तभी मैंने एक टैक्सी रुकवाई और घर जाने के लिए रवाना हो गई। अभी मैं टैक्सी में बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे अपने कानों में भयानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी नहीं हंस रहा था। वैसे उस वक्त मेरे साथ टैक्सी में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई थी जो अपने मोबाइल में लगी हुई थी। तो फिर ये आवाज कैसी? क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का पूरा ध्यान भी टैक्सी चलाने में था। तो ऐसे में ये देखकर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर सोचा कि शायद टैक्सी के बगल में से कोई साधन गुजरा होगा, उसी में से किसी की हंसने की आवाज मुझे सुनाई दी होगी, इसलिए इस बात को भी मैंने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। अब मैं घर पर आ गई थी। तभी वीर जब अपनी माँ से बहस कर रहा था, मैं रोते हुए बस वीर की तरफ देखती जा रही थी। वीर ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कमरे में चला गया। मैं भी जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि फिर से किसी के हंसने की भयानक आवाज मेरे कानों में गूंजी। हड़बड़ाते हुए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और कमरे में आई तो देखा कि वीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था, पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था। ये देखकर मैं बोली, आखिर कोई बात भी तो होगी, मुझे कोई गलती हुई है क्या जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? ये सुनकर वीर ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। वो वहां से निकलकर चला गया। उस दिन तो पूरे घर में जैसे क्लेश हो गया था। मेरे परिवार में मेरी सास, मैं और वीर हम लोग ही थे। मेरे जेठ जेठानी कोलकाता रहते थे और देवर देवरानी की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी। अब मेरे और मेरी सास के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई है जो वीर ऐसा बोल रहा है। उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया था। घर में एक तरह का क्लेश जो हो गया था। अपने कमरे में रोते हुए ही मैं सो गई थी। आज वीर मेरे पास कमरे में ना सोकर गेस्ट रूम में सो गया था। ये जो कुछ हो रहा था, इन सब के बारे में सोचते हुए ही मुझे नींद आ गई थी कि तभी आधी रात का वक्त था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी फिर से आंखें बंद की तो फिर से मुझे किसी औरत की रोने की जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। फिर घबराते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरे कमरे के बाहर घूम रहा है। यह महसूस होते ही मैंने जल्दी से उठकर बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां पर भी मुझे कोई नजर नहीं आया। यह देखकर कौन हो सकता है? शायद ऐसे ही मन का भ्रम होगा। यह सोचकर मैं फिर से आकर अपने कमरे में सो गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी ही भयानक आवाज में रो रहा है, जैसे कोई मातम भरी आवाज हो। कोई आदमी था। यह सुनकर हड़बड़ाते हुए फिर से मेरी नींद खुल गई, लेकिन अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ये अजीब सी आवाजें ही क्यों सुनाई दे रही हैं? शायद मेरे मन का भ्रम है। आज मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हूं, इसलिए ये सोचकर मैं इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सो गई। अगले दिन फिर से वीर का व्यवहार इसी तरह का था। वो ना तो मुझसे
ना अपनी माँ से किसी तरह की कोई बातें नहीं कर रहा था। शायद वीर किसी प्रॉब्लम में है जिस वजह से ये सब कुछ कर रहा है। ये सोचकर मैंने उसके दोस्त अनिकेत से भी इस बारे में बातें की, जिसे वो अपनी हर बात बताया करता था। वहां से भी ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे लगे कि वीर किसी प्रॉब्लम में है। शायद ऑफिस के अपने काम की वजह से ज्यादा टेंशन में है। ये सोचकर मैंने वीर के साथ कुछ दिन बाहर जाने के बारे में सोचा। वैसे भी शादी के बाद हम कहीं हनीमून के लिए नहीं गए थे। घर आकर मैं वीर से इस बारे में बातें की तो वो गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा, चीखने लगा था। उसकी आवाज सुनकर मेरी सासू माँ भी हमारे पास आ गई थी। ये देखकर कुछ सोचकर तभी मेरी सासू माँ गुस्से को शांत करवाते हुए बोली, चलो मंदिर में भगवान जी की पूजा आरती करते हैं। लेकिन वीर, जो हमेशा पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान लगाता था, वो अजीब सी बेचैनी के साथ बोला, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सुनकर मेरी सासू माँ बोली, आखिर भगवान से भी कैसी नाराजगी, चलो ना। लेकिन उसने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अब मैं और मेरी सासू माँ दोनों ने ही साथ में आरती की। उस रात मेरी सासू माँ और मैंने मिलकर खाना बनाया। वीर को जब उसकी माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया तो वो उस खाने को देखकर अजीब तरीके से चिल्लाने लगा और कहने लगा, मुझे चिकन खाना है। ये सुनकर हम लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता था वीर वेजिटेरियन था, वो चिकन नहीं खाता था। शायद मुझसे मिलने से पहले खाता होगा। लेकिन उसकी माँ भी ये देखकर हैरान थी। वो बोली, बेटा, तुम तो वेजिटेरियन हो और तुम्हें तो नॉन वेज के नाम से ही नफरत थी, तो फिर चिकन क्यों? लेकिन वो गुस्से में था। मैं चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बार बार एक ही बात बोला, मुझे बस चिकन चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन चाहिए। ये सुनकर हम कुछ बोलते उससे पहले ही वो घर का जो सामान था उसे उठाकर फेंकने लगा। सामने जो खाना रखा हुआ था उसे भी उठाकर उसने फेंक दिया और बोला, मुझे चिकन खाना है, सुना आप लोगों ने? उस वक्त उसकी आवाज बड़ी ही डरावनी सी लगने लगी। उस वक्त वीर बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी मेरी सासू माँ बोली, ठीक है, हम लोग बाहर चलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर आएंगे, तुम्हें जो चाहिए वहां खा लेना। वैसे भी घर में तो ये सब कुछ है। नहीं ना, तो यहां कहां से मिलेगा? ये कहकर बड़ी मुश्किल से उसके गुस्से को शांत करवाया। अब हम लोग सीधे ही पास के एक रेस्टोरेंट में चले गए थे, जहां पर जाकर मैंने और मेरी सासू माँ ने तो वेजिटेरियन ऑर्डर किया, लेकिन वीर ने अपने लिए नॉनवेज ऑर्डर किया था। कुछ ही देर में चिकन मटन जैसे ही आया तो वो एक जानवर की तरह दोनों हाथों से ही खाने लगा। उसके पूरे कपड़े, पूरा चेहरा खराब हो गया था। उसका इस तरह का व्यवहार हमें काफी अजीब लग रहा था। वही रेस्टोरेंट में जितने भी लोग थे वे गुस्से में वीर की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वीर का खाने का तरीका इतना गंदा था कि किसी को भी उल्टी हो जाए, जबकि वीर को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। उस वक्त वीर की पागलों जैसी हरकतें देखकर हम भी कुछ नहीं खा पा रहे थे। वीर को तो जैसे किसी चीज का कोई होश नहीं था। उसने तुरंत ही अपना खाना खत्म किया और फिर से जोर जोर से चिल्लाते हुए वेटर से और ज्यादा नॉनवेज लाने के लिए कहने लगा। तो कुछ देर में वेटर फिर से नॉनवेज लेकर आया तो वो फिर से इस तरह खाने लगा था। ये देखकर मैं और मेरी सासू माँ एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहां लोगों की तरफ देख रहे थे, जो बस हमारी तरफ ही देखे जा रहे थे। अब वीर की माँ वीर की तरफ देखते हुए बोली, बेटा, ये किस तरह खा रहे हो तुम? देखो, लोग हमारी ही तरफ देख रहे हैं। ये सुनकर वीर गुस्से में घूर कर हमारी तरफ देखने लगा, जिसकी वजह से हमने उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। अब जब घर आने के लिए हम वापस गाड़ी में आने लगे तो वीर की हालत तो ऐसी नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके, इसलिए मैं ही ड्राइविंग करने लगी थी। तभी मैं गाड़ी में ही रेडियो चला दिया, जिसमें कोई भजन कीर्तन आने लगा था, जिसे सुनकर वीर जोर जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, बंद करो इसे, बंद करो। यह देखकर हड़बड़ाते हुए मैंने बंद कर दिया। मैंने और उसकी माँ ने उसकी तरफ देखा। वो अजीब तरीके से खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक नॉर्मल इंसान है। वही उस भजन कीर्तन को सुनकर उसकी इतनी ज्यादा बेचैनी और गुस्से को देखकर मैं सोच रही थी कि वो तो ऐसे रेडियो पर भजन आ रहा था। मुझे क्या पता था कि उसे सुनकर वीर इतना गुस्सा हो जाएगा, लेकिन इसमें गुस्से होने की क्या बात थी? ये सोचकर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। वीर की ऐसी हालत देखकर मैं और मेरी सासू माँ
दोनों ही बहुत परेशान थे। तभी वीर गुस्से में कमरे में चला गया था। उसे इस तरह जाते देखकर अब मेरी सासू मां परेशान होकर बोली, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ये किसी बुरी शक्ति के साए में तो नहीं आ गया। ये सुनकर मैं हैरानी से बोली, मतलब? तो मेरी सासू मां बोली, किसी बुरी शक्ति भूत प्रेत के चक्कर में आ गया हो, क्योंकि मेरा बेटा ऐसी अजीब सी हरकत कभी नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं बोली, आप भी कैसी बातें करती हो मम्मी जी, ये भूत प्रेत सब कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम और बेफिजूल की बातें होती हैं। शायद काम की वजह से वीर बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे तो लगता है कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। यह सुनकर मेरी सासू मां बोली, लेकिन मुझे कुछ और लगता है, पर बेटा पहले किसी साइकोलॉजिस्ट को ही दिखा लेते हैं। वही वीर अब भी अलग कमरे में ही सो गया था। मैं अपने कमरे में थी, यही सब सोचते ही जा रही थी। वीर की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाथरूम में बहुत सारे लोग एक साथ में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। किसी के बड़बड़ाने की धीमी धीमी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ऐसे में मैं थोड़ा डर भी गई कि बाथरूम में कौन हो सकता है। भला अभी कुछ देर पहले तो मैं आई थी, तब तो कोई भी नहीं था, और वैसे भी ये मेरा और वीर का पर्सनल बाथरूम था। घर में भी हम ज्यादा लोग नहीं थे, तो फिर कौन हो सकता है? शायद बगल वाले फ्लैट से आवाज आ रही होगी। लेकिन जब आवाज तेज आने लगी तो घबराते हुए मैं उठकर वहां पर गई। देखा तो कोई भी नहीं था। शायद ऐसे ही मेरे मन को भ्रम हो रहा होगा। ये सोचकर मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद मैं अपनी एक फ्रेंड से बातें करने लग गई। उसे इस बारे में बताया तो उसने कहा कि हमें एक बार वीर को साइकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। हम लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे कि अचानक मुझे एक बड़े ही भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत तेज चिल्लाया हो। यह सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोली, 1 मिनट, और मैं कॉल काट दिया। अब घबराते हुए जल्दी से बाहर आकर देखा तो सब कुछ शांत था। तो फिर ये आवाज कैसी थी? ये सोचकर अपनी सासू मां के कमरे में गई तो वो भी किसी से बातें कर रही थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैं बोली, अभी मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ये सुनकर वो बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद बगल वाले फ्लैट में से आवाज आई होगी। उनके दोनों पति पत्नी के हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ये सुनकर मैं बोली, हाँ, ये हो सकता है। और फिर वीर के कमरे की तरफ गई, लेकिन वीर अपने कमरे में नहीं था। अब वीर को अपने कमरे में न देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैं हमारे फ्लैट के ऊपर ही हमारी ही छत थी, क्योंकि हमने टॉप फ्लोर वाला फ्लैट ले रखा था। वहां पर गई तो मैं हैरान रह गई। वीर जो लोहे की रेलिंग थी ना, उस पर अजीब तरीके से अपने पैर लटकाकर आधा छत के इस तरफ लटक रहा था तो आधा इधर की साइड लटक रहा था। ये देखकर मैं हड़बड़ा आते हुए घबराते हुए बोली, वीर ये कर। उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि अगर गलती से वीर इधर गिर जाता तो क्या होता। ये सोचकर ही घबराते हुए मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तभी खड़े होकर वीर मेरी तरफ अजीब तरीके से देखकर मुस्कुराने लगा और फिर अजीब सी भयानक सी भाषा में बोला, क्यों आई हो यहां? ये सुनकर मैं कुछ बोलती, लेकिन फिर घबराते हुए वीर की तरफ देखने लगी, क्योंकि उस वक्त ये वीर की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आदमी और औरत की मिली जुली आवाज हो। अब मैं वीर का हाथ पकड़कर बोली, चलो यहां से। ये कहकर उसे खींचने लगी तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वीर अपनी जगह पर से एक कदम भी नहीं हिला था। ये देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो जोर जोर से हंसने लगा। उस वक्त उसकी हंसी काफी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जिसे सुनकर घबराते हुए मैं बस उसकी तरफ देखते ही जा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वो फिर अजीब तरीके से गुस्से में मुझे घूरने लगा और बिना कुछ बोले नीचे चला गया। तो मैं भी उसके पीछे भागते हुए नीचे चली गई थी। उस वक्त मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेस्ट रूम में जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। अब काफी दरवाजा खटखटाने पर भी उसने दरवाजा नहीं खोला, तो मैं आवाज लगाते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलने लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। तभी मेरी आवाज सुनकर मेरी सासू मां आई और बोली, क्या हुआ बेटा? तो मैंने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताई। उस वक्त भी मेरी बातें सुनकर वो परेशान होते हुए बोली, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता, कुछ तो अजीब है बेटा, मेरी बात मानो।
इस पर किसी बुरी शक्ति का असर है। मैंने अभी अपनी ही एक सहेली से बातें की हैं। वो यही दिल्ली में किसी तांत्रिक के बारे में बता रही थी। हम लोग इसे वहां पर ले चलते हैं। ये सुनकर मैं बोली, नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ किसी टेंशन की वजह से है। काफी बार इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता है तो उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। उस वक्त भी मैंने अपनी सासू माँ की बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैं अपने कमरे में आकर इसी बारे में सोचते हुए रोने लग गई थी कि आखिर हमारे हंसती खेलती जिंदगी को किसकी बुरी नजर लग गई। यही सोचते जा रही थी कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मेरा गला पकड़ लिया हो। ये देखकर घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। पर मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरा गला पकड़ा था। ऐसे में मैं कुछ भी समझ नहीं पाई। शायद मन का भ्रम होगा। यही सब सोचते हुए फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मुझे नींद भी आ गई थी। आधी रात के वक्त मेरी नींद खुल गई थी। मैंने पानी पिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे वीर की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जिस तरह वो छत पर रेलिंग से लटका हुआ था, ना ये देखकर कहीं वो अपने आप को कोई चोट ना पहुंचा ले। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गई तो मुझे उसके कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। समझ में तो नहीं आ रहा था कि क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बस आवाज सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में हैरान रह गई कि वीर आखिर किससे बातें कर रहा है। शायद फोन पर किसी से बातें कर रहा होगा, लेकिन इतनी रात को फोन पर किससे बातें कर रहा है। ये सोचकर मैंने पास में ही जो उसके कमरे की खिड़की थी, उसके पास जाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी, बस समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने धीरे से अपनी उंगली से उस खिड़की को खोलने की कोशिश की। वो अंदर से लॉक नहीं थी तो थोड़ा खुल गई थी। अब मैंने अंदर झांक कर देखा तो वीर गहरी नींद में सो रहा था और उसके कमरे में कोई नहीं था। तो फिर ये आवाज कैसी? ये सोचकर ही मैं हैरान रह गई। अब कुछ भी समझ में ना आया तो मैं उसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो अंदर से लॉक था। ऐसे में एक बार मन किया कि वीर को आवाज दूं, परंतु वो फिर से गुस्सा करेगा, इसलिए आवाज नहीं दी। वैसे अब कोई आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर कहीं ये बगल वाली फ्लैट की आवाज तो नहीं थी? नहीं, मैंने तो वीर के कमरे में से आवाज सुनी थी। मुझे अच्छे से पता है। ये सोचते हुए समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग में काफी बातें आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। अभी मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करने ही वाली थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के पास में बाहर की तरफ कोई दीवार के पास में खड़ा चुपके से मुझे घूरते हुए देख रहा है, क्योंकि उसकी लाल चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई दी थीं और एक पल में ही न जाने कहां गायब हो गई। तो घबराते हुए मैंने बाहर निकल कर देखा, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा था। शायद ऐसे ही भ्रम हुआ है, क्योंकि उस वक्त मैं वीर को लेकर इतनी ज्यादा परेशान थी कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, न उन्हें देखकर मैं यही समझ रही थी कि शायद मैं टेंशन में हूं। इस वजह से मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसी बातें सोचकर फिर अंदर से दरवाजा लॉक किया और अपने बेड पर जाकर सोने के लिए लेट गई थी। उस वक्त सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो, मैं वीर को किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाऊंगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर अपने आप को तसल्ली देते हुए मैं सोने की कोशिश करने लगी और मुझे नींद आ गई। अभी सोए हुए कुछ वक्त हुआ था कि फिर से मुझे अपने कानों में किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। तो घबराते हुए आंखें खोलकर देखा तो कोई नहीं था। अब मैंने फिर से आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। अगले दिन मैं वीर से बड़े ही प्यार से बातें करने लगी, लेकिन उसने गुस्से में मेरी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे डिवोर्स चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मुझे डिवोर्स चाहिए। ये कहते हुए बाहर निकल गया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि आज मैं उसे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उस दिन मैं अपने ऑफिस चली गई। वहां जाकर पता चला कि आज तो वीर ऑफिस आया ही नहीं है। अब ये देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि उसकी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है, तो फिर आखिर वो कहां चला गया। जब मैंने उसके दोस्त से इस बारे में बातें की तो अनिकेत भी परेशान था। वीर के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी मुझे मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया, जो मेरे स्कूल फ्रेंड थी और मेरी शादी में भी आई हुई थी। उसने हमारी शादी में वीर को देख लिया था, इसलिए वो वीर को पहचान सकती थी।
उसने बताया कि वीर किसी लड़की के साथ किसी गार्डन में बैठा हुआ है। ये सुनकर मैं काफी हैरान रह गई और जैसे ही मेरी फ्रेंड ने पता बताया मैं वहां पर चली गई। वीर किसी लड़की के साथ में था। वो लड़की कौन थी मैं नहीं जानती थी, लेकिन वीर को उसके साथ देखकर मैं गुस्से में तिलमिला उठी। वैसे पहले तो मैं सोच रही थी कि वो वीर की कोई फ्रेंड होगी, लेकिन जिस तरह वीर उसके साथ गले में हाथ डालकर बैठा हुआ था, वे दोनों खुलेआम जिस तरह की हरकत कर रहे थे, उसे देखकर तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसे में मैं वीर के पास गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, इसीलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे ना? अगर तुम्हें इस लड़की के साथ रहना था तो फिर मुझसे शादी कर क्यों की, जो मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। ये कहते हुए मैं उसे भला बुरा कहने लगी तो मेरी बात सुनकर अपनी गलती मानने की बजाय वीर अजीब तरीके से मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। हुआ वो लड़की भी इसी तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं गुस्से में घर पर चली आई। मुझे इतनी ज्यादा परेशान देखकर मेरी सासू माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने रोते हुए गुस्से में सारी बातें बता दी। अब ये सुनकर वो भी परेशान हो गई और बोली, मेरा वीर ऐसा नहीं है। ये सुनकर मैं गुस्से में बोली, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मैं खुद देखकर आई हूं। तो फिर वो बोली, बेटा वो लड़की देखने कैसी थी, जिससे पता चले कि वो कौन थी। लेकिन मैं तो गुस्से में कुछ बताना ही नहीं चाहती थी और तुरंत ही अपना सामान पैक करके मायके जाने के लिए निकल गई थी। उस वक्त मुझे मेरी सासू माँ ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। मुझे लग रहा था कि वीर उस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है। अब अपने मायके में आकर जब मैंने सारी बातें बताई तो मेरे घर वाले भी काफी गुस्से में हो गए कि वीर ऐसा कैसे कर सकता है। उस वक्त मैंने अपने घर वालों से बोल दिया कि मैं वापस लौटकर नहीं जाऊंगी, पुलिस केस करूंगी और उस वीर को सबक सिखाकर रहूंगी। अब मेरी मम्मी ने इस बारे में मेरी सासू माँ से बातें की, लेकिन मेरी सासू माँ ने उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर अब मेरी मम्मी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मेरी मम्मी मेरे पास आई और बोली, बेटा इतनी जल्दीबाजी में फैसला लेना ठीक नहीं है। तुम्हारी सासू माँ बता रही हैं कि वीर के ऊपर कोई बुरी शक्ति का साया है। ये सुनकर मैं गुस्से में बोली, कोई बुरी शक्ति का साया नहीं है, किसी लड़की का चक्कर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और इसलिए वो ऐसे नाटक कर रहा है ताकि मैं उसे डिवोर्स दे दूं। वैसे मैं उसे डिवोर्स तो दूंगी, लेकिन इसकी अक्ल ठिकाने भी लगा कर रहूंगी। आखिर उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये कहते हुए मैं रोने लग गई तो मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, परंतु अब मैंने अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनी। उस रात मैं रोते हुए नहीं सो पाई थी। मुझे लग रहा था कि वीर को अपनी गलती का एहसास होगा, वो मुझे कॉल करेगा, लेकिन ना उसने मुझे कोई कॉल किया ना मैसेज। ये सोचकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ऐसे में देर रात मुझे नींद आई कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। पहले तो मैं नींद में थी, इसलिए ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बोझ लगातार बढ़ते ही जा रहा था तो मैं हड़बड़ाते हुए आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी किसी की अजीब तरीके की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी में कुछ बोलते जा रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही मेरे सीने पर वजन लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी और मुझे तकलीफ भी हो रही थी। ऐसे में मैं हाथ पैर पीट रही थी, लेकिन घबराते हुए जैसे चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी मुझे अपने कानों में भयानक रूप से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये देखकर फिर हड़बड़ाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, पर घबराते हुए मैं चारों तरफ देखने लगी थी। कुछ भी नजर नहीं आया तो सोचने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये सोचकर बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। फिर सोचा, शायद ऐसे ही कोई डरावना सपना देखा है, शायद ऐसे ही कोई भ्रम हुआ है। ये सोचकर मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगी थी और फिर से सो गई। धीरे धीरे सारी रात इसी तरह निकल गई थी। मैं ठीक तरह से सो नहीं पाई। घबराते हुए नींद खुल जाती और फिर मैं सो जाती। सुबह जल्दी ही मेरी सासू माँ का कॉल आ गया था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि वीर के कमरे से रात में अजीब सी आवाज आती है, वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। ये कहते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जल्दी से वापस घर आ जाओ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो वो रोते हुए बोली, सिर्फ एक बार आ जाओ, तुम्हें कुछ और भी बताना है।
परंतु मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे इस बात की भी तकलीफ हो रही थी कि वीर ने मुझे धोखा तो दिया, लेकिन एक बार भी कॉल और मैसेज नहीं किया, तो मैं वापस लौट कर क्यों जाऊं। अब मेरी सासू माँ बोली, बेटा अपनी मम्मी से बात करवाओ। ये कहकर फिर उन्होंने मेरी मम्मी से भी इस बारे में बातें की, तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि कोई प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, इसलिए जाने में क्या बुराई है। अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अपनी मम्मी के काफी कहने पर मैं भी इनकार न कर सकी और फिर मैं मेरी मम्मी के साथ मेरे ससुराल वापस चली गई थी। जब मैं अपनी मम्मी के साथ अपनी ससुराल पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, शायद वो रोई भी थी। ये देखकर मुझे भी तकलीफ हुई। मैं उनसे कुछ पूछती उससे पहले ही वीर अपने कमरे में से आया तो मुझे उसने गुस्से में देखा। अब मैंने भी अपनी नजर गुस्से में दूसरी तरफ कर ली थी। वहीं मेरी सास और मेरी मम्मी एक कोने में जाकर कुछ बातें कर रही थी। तभी मेरी सास वीर की तरफ देखते हुए बोली, बेटा हमें कहीं चलना है, कहीं छोड़ दोगे क्या। ये सुनकर वीर कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी सासू माँ बोली, बेटा तू मेरी किसी बात को इनकार नहीं करता ना, हमें छोड़ दो, कुछ काम है हमें। ये सुनकर वीर ने कुछ नहीं कहा और बाहर चला गया। अब मैं अपनी सासू माँ की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मम्मी जी कहाँ जाना है। तो मेरी सासू माँ बोली, बेटा मुझ पर भरोसा रख, शायद उसके पास सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैं कुछ बोलती तो मेरी मम्मी बोली, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। ऐसे में मैं भी कुछ नहीं बोली। अब हम लोग बाहर आ गए। वीर गाड़ी में हमारा इंतजार कर रहा था, तो उसके साथ गाड़ी में बैठकर फिर हम लोग उनके साथ चल दिए। उस वक्त मैं और वीर गुस्से में एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे। वहीं मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों ही किसी सोच में थी और बहुत ज्यादा परेशान थी। जब हम जा रहे थे तो आधे रास्ते में अचानक वीर ने गाड़ी रोक दी। ये देखकर मेरी सासू माँ बोली, क्या हुआ बेटा। लेकिन बिना कुछ कहे जल्दी से वीर गाड़ी में से निकल गया और जल्दी जल्दी चलने लगा। वहां रोड के साइड में एक जंगल का सा इलाका था। वीर उस तरफ जा रहा था। ये देखकर हम लोग भी उसके पीछे पीछे ही चले गए थे। अचानक वीर हमारी आंखों से ओझल हो गया तो हम काफी परेशान हो गए कि अचानक वीर कहाँ चला गया। वैसे वीर का इस तरह का व्यवहार भी मुझे काफी अजीब लग रहा था, माना उसका किसी लड़की से चक्कर था। लेकिन इस तरह अचानक जंगल में आना और फिर अचानक से कहीं चले जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर उसे टॉयलेट जाना था तो वो गाड़ी रोककर इस बारे में बोल भी तो सकता था। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तभी एक तरफ से मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी तो मैंने देखा कि वीर एक पेड़ के पास नीचे गर्दन किए हुए बैठा था और उसकी पीठ मेरी तरफ थी। ये देखकर पहले तो मैं उससे गुस्सा थी, इसलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं हड़बड़ाते हुए बोली, वीर। लेकिन वीर ने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी थी। उस वक्त मुझे काफी हैरानी हो रही थी कि वो इस तरह क्यों बैठा है। अब मैं उसके थोड़ा और पास जाते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, वीर यहां क्या कर रहे हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं बोली, तुम अगर टॉयलेट करने के लिए आए थे तो फिर बोलकर आना चाहिए था ना। हम लोग कितने परेशान थे और इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, यहां क्या कर रहे हो। चलो तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही है। परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर मैंने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और बोली, वीर। तो उसने गुस्से में एक जानवर की तरह आवाज निकालते हुए मेरी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा लगा कि जैसे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वीर तो था, लेकिन उसकी सूरत इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और वो गुस्से में बड़ी ही भयानक आवाज में बोला, चली जाओ यहां से, चली जाओ। उस वक्त मेरी आवाज उसकी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आदमी और औरत की मिलीजुली आवाज हो। अब ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी भागते हुए वहां पर आ गई थी। वीर का इस तरह का रूप देखकर वे लोग दोनों भी काफी घबरा गए। तभी वीर ने अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाते हुए हमारी तरफ देखा और उसी भयानक आवाज में बोला, चले जाओ यहां से, मुझे पता है तुम लोग मुझे कहां ले जाना चाहते हो, चले जाओ यहां से। ये कहते हुए वो अजीब तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस वक्त ये देखकर मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ मैं देख रही हूं वो हकीकत में ही है। वैसे भूत प्रेत चुड़ैल जैसी बातों पर मैं भरोसा नहीं करती थी,
शुरू से शहर में रही थी तो ऐसी बातें मुझे बेफिजूल और बकवास लगती थी, लेकिन आज जो कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थी उसे देखकर तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी वीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए जोर से मेरे ऊपर झपट्टा मारा तो मैं एक तरफ गिर गई। मेरे सिर में एक पत्थर के चुभ जाने की वजह से चोट लग गई थी, साथ में हाथ में भी चोट लग गई। ये देखकर मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ बहुत घबरा गई थी। उन्होंने मुझे संभाला कि तभी वीर जानवरों की तरह चलते हुए अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाने लगा और बोला, मैंने कहा ना चले जाओ, यहां से चले जाओ। ये कहते हुए अजीब तरीके की आवाज निकालने लगा। उस वक्त उसका चेहरा बड़ा ही डरावना लग रहा था। ये देखकर अब हम लोग तो कांपते ही जा रहे थे। वैसे डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वीर को ऐसी हालत में भी छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसे में क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी सासू माँ ने कुछ सोचा और फिर गायत्री मंत्र बोलने लगी। वो बिना रुके एक साथ गायत्री मंत्र बोलते जा रही थी, तो जिसकी वजह से वीर को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो मेरी सासू माँ पर भी झपट्टा मारकर हमला करना चाहता था, लेकिन गायत्री मंत्र की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसे में वीर गुस्से में चिल्ला रहा था, चीख रहा था। वही वो वहां से भागने लगा तो मेरी सासू माँ ने गायत्री मंत्र और जोर से बोलना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जैसे उसके कदम वहीं पर लड़खड़ा गए। ये देखकर मेरी माँ भी मेरी सासू माँ के साथ गायत्री मंत्र बोलने लगी और आगे से वीर का रास्ता जाकर रोक लिया, जिससे वो भाग ना सके। उस वक्त मैं तो घबराते हुए जमीन पर पड़ी थी और ये सब कुछ देख रही थी। तभी वीर अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज जैसे चारों तरफ गूंज रही हो। वो लड़खड़ाते हुए वहीं गिर गया और कुछ देर में बेहोश हो गया। ये देखकर हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए और उसके पास गए, लेकिन उसे उठाने की कोशिश करने के बाद भी वो उठ नहीं रहा था। ऐसे में हमने रास्ते से जाते हुए कुछ लोगों से हेल्प भी मांगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 3-4 लोग हमारी मदद करने के लिए आ गए थे, परंतु वीर को बड़ी मुश्किल से सबने उठाया और गाड़ी में लिटाया। ये देखकर हम लोग काफी परेशान थे। हर कोई हैरान था कि आखिर वीर में इतनी ज्यादा ताकत कैसे हो सकती है। रास्ते में जाते हुए जिन लोगों ने हमारी हेल्प की थी वे भी घबराते हुए अब हमारी तरफ देख रहे थे। तभी एक आदमी बोला, लगता है इस पर बुरी शक्ति का असर है, जिसकी वजह से इसकी ये हालत है। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है कि वो बुरी शक्ति इसे अपने साथ ले जाए। ये सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए और तुरंत ही वहां से जाने के बारे में सोचने लगे। अब मैंने ड्राइविंग की। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। ऐसे में कभी वीर की तरफ देख रही थी तो कभी आगे की तरफ देख रही थी। मेरी माँ और मेरी सास वीर के पास बैठी हुई थी। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी सासू माँ तो रो रही थी, तो मेरी माँ उन्हें तसल्ली दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी सासू माँ बताती गई कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी सासू माँ वीर को लेकर किसी तांत्रिक के यहाँ जाने के लिए निकली थी। लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी। ना तो उन्होंने इस बारे में सिर्फ मेरी माँ को ही बताया था। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मुझे वीर की चिंता हो रही थी कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। मैं उससे नाराज थी, लेकिन अब पल भर में ही नाराजगी दूर हो गई, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। हम लोग फिर उस तांत्रिक के घर पर पहुंच गए। जैसे ही उसका घर का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने दरवाजा खोला। अब मेरी सासू माँ ने सारी बातें बताई। वैसे मेरी सासू माँ को जिस किसी ने भी उस तांत्रिक के बारे में बताया था, उसके पास उनके उस जानकार ने कॉल कर दिया था। ऐसे में तांत्रिक को भी पता था कि हम लोग आने वाले हैं। तभी हमें गाड़ी के अंदर लोग करके आए हुए वीर की आवाज आने लगी, जो जानवरों की तरह भयानक रूप से चिल्लाने लगा और जैसे गाड़ी का गेट तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर हम थर थर कांपने लगे। अब हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि हम गाड़ी के पास जाकर गाड़ी को खोलकर वीर को बाहर निकाल सके। अब वो तांत्रिक हमारी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत। ये कहते हुए उन्होंने गाड़ी का गेट खोला तो वीर अजीब तरीके से चिल्लाते हुए गुस्से में तांत्रिक के ऊपर झपट्टा मारने को हुआ, लेकिन तांत्रिक ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से वीर गुस्से में चिल्लाने लगा तो तांत्रिक उसे पकड़कर खींचकर बाहर लेकर आ गया। उस वक्त वीर तांत्रिक के पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की, वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहता हुआ भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वही तांत्रिक एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। तो ये सब कुछ हमें काफी हैरान कर रहा था कि कहां तो वीर कुछ देर पहले 4-5 लोगों पर नहीं उठा था
और कहां एक अकेला तांत्रिक उसे पकड़कर खींच कर लेकर चला गया था। तभी तांत्रिक उसे लेकर अंदर आया तो हम भी तांत्रिक के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चले गए थे। वहीं वीर जोर जोर से चिल्लाने लगा और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है यहां पर ये लोग मुझे क्यों लेकर आए हैं। ये कहते हुए तांत्रिक की तरफ देखकर गुस्से में बोला, कितनी भी कोशिश कर लो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर तांत्रिक उसकी तरफ देखकर बोले, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका क्या करता है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अगर तुम चुपचाप यहां से चले गए तो ठीक है, वरना मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, इसीलिए जाओ। ये सुनकर हम लोग घबराते हुए तांत्रिक की तरफ तो कभी वीर की तरफ देख रहे थे। तभी वीर के मुंह से एक बच्चे की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, इसे छोड़कर। इसके साथ ही एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे यही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर एक आदमी की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। उस वक्त वीर के शरीर से अचानक अलग अलग तरह की आवाजें सुनकर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। मैं तो घबराते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उस वक्त अलग अलग आवाज में ये सब बोलते हुए वीर गुस्से में चिल्ला रहा था, वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तांत्रिक की पकड़ से अपने हाथ को नहीं छुड़ा पा रहा था। अब हमें घबराते देखकर वो तांत्रिक बोला, घबराओ मत, बैठ जाओ। तो हम घबराते हुए बैठ गए। तभी तांत्रिक वीर की तरफ देखते हुए बोले, बैठो। लेकिन वीर बैठना नहीं चाहता था, तो तांत्रिक ने अपने हाथ के झटके से ही उसे जबरदस्ती नीचे बिठा दिया और कहा, कितनी भी कोशिश कर लो, यहां से नहीं भाग पाओगे। ये कहते हुए उन्होंने वीर के चारों तरफ एक आटे का घेरा बनाया और जो गीले आटे की यानी गूंथे हुए आटे के 4 गोले बनाकर चारों तरफ रखे, उन पर कुछ सिंदूर से छिड़का और अजीबोगरीब तंत्र मंत्र करने लगे। तो अब वीर जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक आवाज में बोला, कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। लेकिन तभी तांत्रिक ने कुछ चावल के दाने लिए और वीर के ऊपर फेंके तो वीर तड़पने लगा। उसे देखकर ऐसा लगने लगा जैसे उसकी पूरे शरीर में आग लग गई हो। वो तड़पने लगा, चिल्लाने लगा था और फिर वहीं पर गिर गया। अब वो तांत्रिक बोला, बताओ कौन हो तुम। लेकिन वे तीनों आत्माएं कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। अब तांत्रिक ने गुस्से में उनकी तरफ देखा और कुछ चावल के दाने और लेकर फिर से वीर के ऊपर फेंके तो वीर बेहोश होकर गिर गया। अब तांत्रिक हमारी तरफ देखते हुए बोले, इसके ऊपर बुरी शक्तियों का साया है, इसके ऊपर एक साथ न जाने कितनी शक्तियां हैं। जहां तक मुझे पता है 3-4 बुरी शक्तियां हैं इसके शरीर में, लेकिन उन्हें निकालने के लिए किसी विशेष सिद्धि की आवश्यकता होगी। अब यह सुनकर मेरी सासू मां घबराते हुए बोली, बुरी शक्तियां? लेकिन मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ये सब कुछ कैसे हुआ? तो तांत्रिक बोले, ये बुरी शक्तियां ऐसे ही इसके शरीर में नहीं आई हैं, किसी ने काला जादू करके इन्हें भेजा है, जिससे पूरी तरह इसके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सके। अगर आने वाली अमावस्या तक ये बुरी शक्तियां इसके शरीर में रहती हैं, तो जिसने इसके ऊपर काला जादू किया है वो पूरी तरह इसका एक तरह से गुलाम बन जाएगा, फिर उसके सिवाय किसी की नहीं सुनता। अब ये सुनकर हमारे होश उड़ गए कि आखिर कौन हो सकता है ऐसा जो वीर के साथ ऐसा करे। तभी तांत्रिक बोले, लेकिन इन सब से मैं अमावस्या से पहले ही इसका छुटकारा दिला दूंगा और ये भी बता दूंगा कि आखिर इसके ऊपर काला जादू किसने किया है। ये कहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें हमें समझाई और बोले, अभी तो कुछ वक्त के लिए इसके गले में ये ताबीज बांध देता हूं, जिसकी वजह से वो बुरी शक्तियां इससे दूर रहेंगी। लेकिन ये 2 दिन बाद जो शनिवार हैं, उस दिन मैं खुद आप लोगों के घर पर आऊंगा, आप पता बता दीजिएगा या फिर आप लोग यहां ले आइएगा। ये कहते हुए बहुत सारी बातें बताई और कहा कि फिर उन आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन तब तक ध्यान रहे कि ये ताबीज इसके गले से दूर नहीं होना चाहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर हम घबराते हुए कुछ न बोल पाए। फिर हम लोग वीर को बेहोशी की हालत में ही गाड़ी तक लेकर आए, उसे गाड़ी में लिटाया, मैंने ड्राइविंग की और हम लोग घर पर आ गए थे। तब तक वीर को होश नहीं आया था, तो हमने ही उसे गाड़ी से मिलकर उठाया, क्योंकि उस पर बुरी शक्तियों का साया नहीं था। ना तो हम तीनों ने जैसे तैसे उसे उठाया, लेकिन ऊपर तक ले जाने में थोड़ी दिक्कत थी, तो गार्ड ने भी हमारी मदद की। फिर हमने उसे लाकर कमरे में लिटा दिया।
अब वीर की हालत देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी तो आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, यही तो बात समझाना चाहती थी बेटा, मैं तुम्हें कि मेरा वीर ऐसा नहीं है, इस पर किसी ने काला जादू किया है। तांत्रिक बाबा ने भी तो यही बात बताई है। और वो जो लड़की तुम्हें इसके साथ दिखाई दी थी ना, मुझे तो कोई ना कोई बात है। अब मुझे भी यही लगने लगा था कि वीर के ऊपर काला जादू जरूर उस लड़की ने किया होगा, लेकिन आखिर वो लड़की कौन है ये समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग वीर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी कुछ देर बाद वीर को होश आया तो वो हैरानी से घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ये सिर में चोट कैसी लगी? उसे याद नहीं था कि उसने ही मुझे धक्का दिया था, जिसकी वजह से मेरे सिर में और हाथ में चोट लगी थी। ये देखकर मैं डरते हुए कुछ नहीं बोली तो वो मेरे पास आया और परेशान होकर बोला, क्या हुआ? ये कहते हुए उसने मुझे बिठाया और फिर मरहम पट्टी करने लगा। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। वीर को होश में आए देखकर मेरी सासू माँ और मेरी माँ के चेहरे पर भी तसल्ली थी। मेरी सासू माँ वीर की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। ये सुनकर वीर हैरानी से बोला, लेकिन मुझे हुआ क्या था? ये कहते हुए वो अपने सिर पर हाथ लगाकर याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया था। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों बाहर चली गई। अब मैं वीर के पास में थी और रो रही थी। मुझे रोते हुए देखकर वीर बोला, क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तो मैं वीर के गले लग गई और रोते हुए बोली, वीर मुझे मत छोड़ो ना प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर वीर मेरी तरफ देखकर हैरानी से बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? वीर को कुछ भी याद नहीं था कि उसने मुझसे डाइवोर्स की बातें की थी। तभी वो अपने गले में वो ताबीज देखकर हैरानी से बोला, ये क्या है? ये कहकर वो उसे उतारने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, नहीं वीर, इसे मत उतारो। ये कहते हुए मैंने उसे सारी बात बताई तो उसके लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ है। उसे तो कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। बस उसे ये याद था कि जब ये सब कुछ हुआ था उसे एक दिन पहले तक की बात उसे याद थी, उसके बाद की बात उसे कुछ भी याद नहीं थी। अब मुझे अपनी सासू माँ की बातों पर पूरा यकीन हो गया था कि मेरी सासू माँ जो कह रही थी वो सही था। ऐसी भी कुछ बातें होती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो हकीकत होती हैं। अब ये सोचकर मैं परेशान थी कि आखिर वो लड़की कौन थी जो वीर के साथ में थी। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोली, वीर उस दिन वो लड़की तुम्हारे साथ गार्डन में थी, वो कौन थी? ये सुनकर वीर हैरानी से बोला, कौन लड़की? उसे जैसे उस लड़की के बारे में भी कुछ भी याद नहीं था। अब ये देखकर मैंने भी इस बारे में उससे ज्यादा बातें करना ठीक नहीं समझा। वहीं फिर वीर के दोस्त अनिकेत का कॉल आया। वीर उससे बातें करने लगा। उसके दोस्त ने भी जब उसे यही बात बोली कि वो डिवोर्स की बातें क्यों कर रहा था तो वीर काफी हैरान रह गया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और मेरी तरफ देखकर सॉरी बोलते हुए बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हमारे बीच जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो चुकी थी। अब मैं वीर को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे उसके साथ कोई घटना हो जाए। ऐसे में अब मेरी मम्मी भी मुझे वहां पर छोड़कर वापस चली गई थी। मैं वीर के साथ में थी। उसे रात मैंने वीर को खाना खिलाया, हम सबने खाना खाया और हम सो गए। आधी रात का वक्त था कि मुझे अजीब सी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। कमरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी कमरे के एक कोने में मुझे एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी जो अपने बाल आगे की तरफ किए हुए थी और काले रंग की साड़ी पहनी थी। ये देखकर मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? कौन हो? ये सुनकर वो मेरी तरफ बढ़ने लगी थी और अजीब सी आवाज निकाल रही थी जैसे कोई जानवर की आवाज हो, लेकिन बोल कुछ नहीं रही थी। ये देखकर मैं और ज्यादा डर गई। अब मुझे याद आया कि ये औरत मुझे पहले भी सपने में दिखाई दे चुकी है। जो घटनाएं मेरे साथ में हो रही थी वो कोई डरावना सपना या भ्रम नहीं था, सचमुच में ही हो रहा था। ये बात अब मेरी समझ में आ गई थी। ऐसे में मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि तभी मुझे अपने कानों में किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी।
तो घबराते हुए मैंने दूसरी साइड देखा। एक बच्चा था, 12 साल का। उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और वो अजीब तरीके से घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। अब मैंने डरते हुए वीर को जगाने की कोशिश की तो कुछ देर में वीर जाग गया और मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर बोला, क्या हुआ? तो मैं हड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अब कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब वीर मुझे संभालते हुए बोला, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखकर कुछ नहीं बोल पा रही थी। मुझे डरते देखकर वीर बोला, कुछ नहीं है, और मुझे वापस सोने के लिए लिटा दिया। मैं भी वीर के सीने से लगकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में वही भयानक आवाज गूंज रही हो। अब मुझे आंखें बंद करती तो वही काली साड़ी वाली औरत याद आती। आंखें खोलती तो ऐसा लगता कि फिर से मुझे कुछ डरावना सा दिखाई न दे जाए, इसलिए मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अब वीर फिर से मेरी तरफ देखकर आंखें खोलकर मुझे अपनी बाहों में भरकर सोते हुए बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना, सो जाऊं। ये सुनकर मैंने आंखें बंद कर ली। घबराते हुए देर रात आखिर मुझे नींद आ गई। फिर मेरे साथ कुछ भी डरावना नहीं हुआ। धीरे धीरे वो रात गुजर गई थी। अगले दिन हम दोनों, वीर और मैं, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए थे। मुझे वीर की ही बहुत चिंता थी। मेरी सासू माँ, मेरी माँ, मेरे घर वाले सभी कॉल करके बार बार वीर के बारे में पूछ रहे थे कि कोई वो ठीक तो है ना। मैं भी जब भी ऑफिस में वक्त मिलता वीर को जाकर देखती थी कि वो ठीक तो है ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बहुत ज्यादा ये सोचकर परेशान था कि कहीं वीर के साथ कुछ डरावना ना हो जाए। वैसे मैंने वीर से साफ बोल दिया था कि चाहे जो हो जाए वो ताबीज गले से ना निकाले, इसलिए उसने शर्ट के अंदर ताबीज छुपा दिया ताकि किसी को नजर भी ना आए। इसी तरह दिन गुजरते लगे। वीर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात को अक्सर कभी मुझे रोने की, चिल्लाने की, किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। लेकिन जैसे वीर के साथ होते हुए मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका हमें इंतजार था। शनिवार का दिन अब हम लोग शाम होने का इंतजार करने लगे थे, जिससे तांत्रिक बाबा वीर के शरीर से हमेशा के लिए उन बुरी आत्माओं को निकाल सकें और पता चल सके कि आखिर किसने काला जादू करवा के उन काली शक्तियों को भेजा था। धीरे धीरे शाम भी हो गई थी। हम लोग तांत्रिक बाबा के यहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो हमने उन्हें अपने घर ही आने के लिए बोला था, लेकिन बरसात होने की वजह से उन्हें कोई साधन भी नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने अपने वहीं पर हमें बुलाया था। जब वीर वहां जाने के लिए कपड़े बदल रहा था तो पता नहीं कैसे गलती से उसके गले से वो ताबीज हाथ की झटके से टूट गया। इस बात का हमें अंदाजा भी नहीं था। हम तो बाहर बैठे हुए उसके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी कमरे में वही भयानक रूप से चिल्लाने की आवाज हमें सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर मैं, मेरी सासू माँ और मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए। हम घबराते हुए कमरे में गए तो देखा कि वीर जानवरों की तरह कमरे में चल रहा था। उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी। वो अजीब तरीके से अपनी मुंडी को इधर उधर घुमाते हुए अजीब तरीके से चल रहा था। ये देखकर हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए। तभी उसने हमारी तरफ जैसे ही झपट्टा मारा तो तुरंत मेरी सासू माँ ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर हम थर थर कांपते जा रहे थे। ये देखकर मैं तो बहुत रोने लग गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, कहीं वीर को कुछ हो ना जाए। तभी मेरी सासू माँ ने तुरंत तांत्रिक बाबा के पास कॉल किया और मेरा भाई गाड़ी लेकर तांत्रिक बाबा को लेने के लिए चला गया था। इसके साथ ही मेरी सासू माँ ने वही कमरे के आगे ही एक सिंदूर का स्वास्तिक बनवाया और वहां पर बैठकर भगवान के नाम की पूजा अर्चना करने लग गई थी। हम लोग भी उनके साथ ही बैठ गए थे, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने बताया था कि भगवान की शक्ति का सामना वो काली शक्तियां नहीं कर पाएंगी। वही अंदर से वीर की जोर जोर से चिल्लाने की भयानक आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे देखकर हम लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। लगभग 1 घंटे के बाद तांत्रिक बाबा मेरे भाई के साथ आए। हम जानते हैं वो 1 घंटा हमने किस तरह गुजारा था। अब जैसे ही तांत्रिक बाबा आए, उन्होंने तुरंत ही आंखें बंद करके कुछ चावल के दाने हाथ में लेकर कुछ बोला और उन्हें वीर के कमरे के दरवाजे की तरफ फेंक दिया, जिसकी वजह से वीर की जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। ये देखकर हम लोग घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वीर ठीक हैं या नहीं। तो तांत्रिक बाबा ने गेट खोला तो हमने अंदर जाकर देखा कि वीर जमीन पर पड़े हुए तड़प रहा था, लेकिन जैसे उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी।
चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखकर हमें घबराहट हो रही थी, लेकिन वीर की भी बहुत ज्यादा चिंता सताने लगी। तो तांत्रिक बाबा ने हमें भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया है वो इसकी जान नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसे अपने कंट्रोल में करना चाहता है। अब हम सब लोग वीर को उठाने लगे तो वीर जैसे उठ नहीं रहा था। तभी तांत्रिक बाबा ने उसका हाथ पकड़ा तो वीर बेहोशी की हालत में ही अजीब तरह की आवाज में चिल्लाने लगा। अब तांत्रिक बाबा ने उसे पकड़कर खींचा तो वो उठकर उसके पीछे पीछे चलने लगा था। तांत्रिक बाबा ने कमरे से बाहर लाकर उसे बिठाया और उसके चारों तरफ वही सब कुछ किया जो उस दिन किया था। आटे का घेरा बनाया, गीले आटे के गोले रखे और सिंदूर वगैरह कुछ तंत्र मंत्र का सामान रखा, और फिर आंखें बंद करके एक माला हाथ में लेकर मंत्र बोलने लगे तो वीर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा था। अब ये देखकर आंखें खोलकर तांत्रिक बाबा बोल, क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो वो तीनों जो आत्माएं वीर के अंदर थीं, गुस्से में चिल्लाने लगी थीं। पहले तो वे वीर को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तांत्रिक बाबा ने जब उन्हें मजबूर कर दिया तो अब कोई नॉनवेज की मांग कर रही थी, कोई मदिरा की मांग कर रही थी, कोई कह रही थी कि मुझे जाना ही नहीं है। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर जैसे ही वीर के ऊपर मारा तो वो बहुत ज्यादा तड़पने लगा। अब तांत्रिक बाबा बोले, बताओ किसने तुम्हें भेजा है। ये सुनकर उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। बात यह थी कि उन्हें एक कामिनी नाम की लड़की ने भेजा था। ये सुनकर मुझे तो समझ में आ गया कि ये कामिनी वही लड़की है जो उस दिन गार्डन में वीर के साथ थी। लेकिन आखिर इस लड़की ने वीर के ऊपर काला जादू क्यों करवाया है, ये बात अभी समझ में नहीं आई थी। अब तांत्रिक बाबा बोले, चुपचाप यहां चले जाओ, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा। ये सुनकर वो तीनों बुरी शक्तियां डर गई और जैसे ही तांत्रिक बाबा ने कुछ तंत्र मंत्र बोले, वे अजीब सी आवाज में दर्द से तड़पते हुए वीर के शरीर से निकलकर चली गई, जिसकी वजह से वीर को एक झटका सा लगा और वो बेहोश होकर गिर गया। अब तांत्रिक बाबा ने कहा, सब सच्चाई सामने आ जाएगी, घबराओ मत। ये कहते हुए वीर के मुंह पर पानी की छींटे मारे तो कुछ देर में उसे होश आ गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर रहा था। ऐसे में घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। उस वक्त अपनी आंखों के सामने तांत्रिक बाबा और हम सबको देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी तांत्रिक बाबा ने उससे पूछा, कामिनी कौन है। तो वीर ये सुनकर काफी हैरान हो गया। शायद उसे लगा कि तांत्रिक बाबा कामिनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। अब तांत्रिक बाबा बोले, तुम्हारे ऊपर काला जादू कामिनी ने ही करवाया था, जिससे तुम्हें हमेशा के लिए हासिल कर सके, बताओ उसके बारे में। यह सुनकर वीर को गुस्सा आ गया और फिर उसने जो बताया वो इस तरह है। जब वीर मुझे मिला था उससे पहले वो एक कंपनी में काम करता था। वहां पर ही कामिनी नाम की लड़की थी जो वीर को पसंद करती थी, लेकिन वीर उससे ज्यादा बातें नहीं करता था। उसे लड़की ने कई बार वीर को प्रपोज किया, लेकिन वीर ने हमेशा उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। लेकिन फिर भी वो रोजाना वीर के करीब आने की कोशिश करने लगी। इन सब से परेशान होकर वीर ने वो कंपनी की जॉब ही छोड़ दी और फिर जिस कंपनी में मैं काम करती थी वहां पर आकर जॉब कर ली थी। ऐसे में कामिनी वीर से दूर हो गई, लेकिन वो वीर को पाने की कोशिश करते हुए रोज उसे कॉल करने लगी। तो गुस्से में वीर ने सिम कार्ड ही बदल दिया। ऐसे में रास्ते आते जाते भी वो वीर को परेशान करने लगी। ये देखकर वीर ने उसे काफी समझाया और बोल दिया कि वो उसे पसंद नहीं करता, लेकिन कामिनी पर तो जैसे उसे पाने का जुनून सवार था। उस वक्त वीर ने सारी बातें अपने घर में या मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि बेवजह की हम लोग परेशान होंगे। सिर्फ अनिकेत को इस बारे में पता था, लेकिन अनिकेत को यह नहीं पता था कि कामिनी काला जादू कर सकती है। उधर कामिनी वीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी और इधर वीर मुझसे प्यार करने लग गया था, परंतु कामिनी को इस बात की खबर तक नहीं थी। फिर जब हमारी शादी हुई और कामिनी को इस बात की भनक लगी तो वो गुस्से में बकाला उठी और किसी के कहने पर फिर वो पश्चिम बंगाल पहुंच गई थी, जहां पर किसी ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया जो काली शक्तियों का उपवासक था। और वहां जाकर उसने वीर की फोटो देकर उस पर तंत्र मंत्र करवाया, जिससे वो पूरी तरह से उसके काबू में आ सके। और साथ में ही जो कुछ मुझे डरावना दिखाई देता था वो इसलिए दिखाई था ताकि मैं वीर की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। इसीलिए उस काले जादू के असर की वजह से
वीर ने मुझे डिवोर्स देने की बात बोली थी, क्योंकि उस काले जादू के असर से धीरे धीरे वो मुझसे दूर होता जा रहा था और मुझसे नफरत करता जा रहा था। जब वीर कामिनी के कंट्रोल में आ जाए तो वो हमेशा के लिए वीर को पा सके, और ऐसे में उन काली शक्तियों के असर की वजह से वीर कामिनी की तरफ खींचा ही जा रहा था। ये देखकर कामिनी यही सोच रही थी कि अब वीर कुछ दिनों में उसका हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये सारी सच्चाई सामने आ गई। वही सारी सच्चाई जानकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी वीर गुस्से में बोला, उस कामिनी की तो मैं जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। तो तांत्रिक बाबा बोले, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, जो जैसा करता है उसे उसके कर्मों का फल मिल जाता है। बस ये सोचो कि अब वे बुरी आत्माएं तुम्हें छोड़कर चली गई हैं, उनके लिए मुझे कुछ पूजा करवानी होगी जिससे उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। ये सुनकर मेरे पापा ने तांत्रिक बाबा को पूजा के नाम पर रुपये दिए। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने घर में गायत्री मंत्र का जाप करवाने के लिए कहा और वहां से चले गए। अगले दिन हमने घर में गायत्री मंत्र का जाप करवाया। उसके बाद फिर कभी भी वीर को या मुझे न तो काली शक्तियां दिखाई दी और न ही हमें डराने की कोशिश की। हमारी जिंदगी धीरे धीरे ठीक तरह से चलने लगी थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उस हादसे से हम सब इतने ज्यादा डर गए थे कि काफी लंबे वक्त तक इससे उबर नहीं पाए थे। हालांकि धीरे धीरे हमारा डर थोड़ा कम हुआ। अब मैं और वीर एक साथ उस कंपनी में काम करते हैं। हमारी जिंदगी में हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन आज भी अगर रात को जरा सी कोई आहट होती है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वही सब बातें याद आने लगती हैं। हर किस्सा एक सवाल छोड़ जाता है, क्या ये सच था या बस एक रूहानी एहसास? कभी कोई परछाई पीछा छोड़ जाती है तो कभी किसी आवाज की गूंज देर तक कानों में ठहर जाती है। पर एक बात तो तय है, जहां भी डर है वहां कोई कहानी जरूर है। तो आज के रूहानी सफर का यही था एक और किस्सा। पर याद रखना, रूहें कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो बस अगली कहानी का इंतजार करती है। तो फिर मिलेंगे एक नए डर, एक नए राज और एक नई रूहानी कहानी के साथ।